पता कैसे चलेगा कि मैं गंजपन की तरफ या बाल्डनेस की तरफ जा रहा हूँ? बाल टूटना या गिरना तो एक रूटीन एक्टिविटी है ना। प्रॉब्लम तब है जब आपकी हेयर लाइन पीछे जाना शुरू कर देती है या ओवरऑल बालों का वॉल्यूम कम होने लग जाता है। स्ट्रेंजली ये है कि मेल्स जितना मेल्स में है उसके एटलीस्ट वन थर्ड या वन हाफ फीमेल्स में भी है। फीमेल्स को ये लगता है कि इसका कोई हल नहीं है, बस जनरल बाल टूट रहे हैं, टूटने दें। फिर सोशल स्टिग्मा हमारे पास बहुत है, एक टैबू है कि जी हेयर लॉस हो रहा है, पता नहीं हम किसी को दिखाएं ना दिखाएं कि फास्ट फूड इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ हेयर लॉस। कुछ केसेस इतने एडवांस हेयर लॉस के होते हैं कि हमें लगता है कि अगर हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो शायद ट्रांसप्लांटेड बाल भी ना गिरने लग जाए। 90% मैं ये कहता हूँ मार्केट में क्वैक्स हैं जो सिर्फ आपको देखे ठीक है जी इतने हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मार्केट में 25-30 हज़ार से हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो जाता है एंड देन इट गोज टू 50,000 या 1 लाख रुपए तक। प्राइस इटसेल्फ इस एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 25-30 हज़ार या 50 हज़ार जो मैं एक बात है वो ऐसे है कि आप चीज़ें डिस्पोजेबल यूज़ नहीं हो रही, क्वालिटी ऑफ वर्क लो है, एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है। गिरते हुए बाल हर मर्द और खवातीन दोनों के लिए परेशानी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि अगर आपके बाल गिर रहे हो तो ऐसे में आपको करना क्या है, ट्रीटमेंट क्या लेना है, हेयर ट्रांसप्लांट की कितनी टेक्नोलॉजीज हैं और आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है। इसी मकसद के लिए और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पर और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के लोगों के लिए किस तरह के ट्रीटमेंट मौजूद हैं। आइए हमारे साथ। हमारे साथ पाकिस्तान के एक सीनियर और मोस्ट रिनाउंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बुरहान अशरफ मौजूद हैं। बहुत से सवाल हैं, तरीक़ेकार हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, हेयर रिस्टोरेशन के, उनमें से इफ़ेक्टिव कितने हैं, मसाइल क्या हैं, धोखा कहाँ पर है, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर बुरहान से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि बाल गिरना शुरू होते हैं या बाल कम होना शुरू होते हैं, एक तो ये पता कैसे चलेगा कि मैं गंजपन की तरफ या बाल्डनेस की तरफ जा रहा हूँ? बाल टूटना या गिरना तो एक रूटीन एक्टिविटी है ना, ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा? हेयर लॉस यंग लड़कों में सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। रूटीन में 100-150 बाल गिरना, 50 बार गिरना पर डे इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक नेचुरल साइकिल है जिसमें आपके बाल गिरते हैं और फिर रिप्लेस होकर वापस आते हैं। प्रॉब्लम तब है जब आपकी हेयर लाइन पीछे जाना शुरू कर देती है या ओवरऑल बालों का वॉल्यूम कम होने लग जाता है, तो वो एक इंडिकेशन है कि आप हेयर लॉस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उस केस में आपको फ़ौरन डॉक्टर से आके कांटेक्ट करना चाहिए और अपने आप को एक एवेल्यूएट करना चाहिए कि आया ये मेरा एक जेनेटिक या ख़ानदानी हेयर लॉस का प्रॉब्लम है या मुझे कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है या कोई हार्मोनल इशू है। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ हेयर लॉस। ये यहाँ से शुरू होती है, शुरुआत यहाँ से है। अब डॉक्टर ने असेस किया, उसको देखा, आपने देखा आपके पास पेशेंट आता है, इफ़ इट इज़ जेनेटिक इशू तो फिर उस सूरत में क्या हेयर लॉस को स्लो किया जा सकता है, रोका जा सकता है, या उसका प्रोसीजर क्या हो सकता है? और दोनों में डिफाइन करेगा, अगर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो फिर क्या किया जाएगा? हेयर लॉस की हमने कोई भी पेशेंट है तो हमने कॉज देखनी होती है, ठीक है। जेनेटिक इशू आ गया वो तो टिपिकल एक पैटर्न होता है कि हेयर लाइन उसकी पीछे जा रही है या पीछे से आपका जो क्राउन वर्टेक्स है वो ग्रो करने लग जाता है। उसके साथ साथ हमने फिर ये साइंस देखने होते हैं, बीइंग अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कि आया इसको सिर्फ जेनेटिक इशू है या कोई हार्मोनल इशू भी आ रहा है उसका, लड़के का या फीमेल भी अगर है, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो हमने साथ साथ उसको भी ट्रीट करना है। कि हमने सिर्फ बाल लगाने ही नहीं है, जो आपके बाल गिर रहे हैं उनको गिरने से स्लो डाउन करना है, और अगर रिस्टोर हो सकते हैं किसी केस में बगैर ट्रीटमेंट के, बगैर ट्रांसप्लांट के, तो हमने वो भी कोशिश करनी है। पॉसिबिलिटी होती है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर कोई एक ऐसी कॉज है अंदर, जैसे कि विटामिन की हमने बात की, विटामिन डी लेवल उसका कम है या B12 लेवल कम है या आयरन लेवल कम है, या हार्मोनल इशू मेल्स में, फीमेल्स में, यंग बच्चे बच्चियों में जो 20s में, अर्ली 30s में उनमें आ रहे हैं, तो वो उनको एड्रेस करने से कई बार हेयर लॉस का इशू सॉल्व हो जाता है या रुक जाता है। अच्छा, फिर ये अभी आपने जिक्र किया कि लड़कों में बहुत ज़्यादा है, इसकी रीज़न क्या है? और सिर्फ ये लड़कों में ही ज़्यादा है या ख़वातीन में भी? और जो एज ग्रुप है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो हमारे पास एज ग्रुप आता है दैट इज़ बिटवीन 20s एंड 30s, मतलब 21 साल से 35-40 साल के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। अच्छा, स्ट्रेंजली ये है कि मेल्स जितना मेल्स में है उसके एटलीस्ट वन थर्ड या वन हाफ फीमेल्स में भी है, ओके, ठीक है। एवरी अदर पेशेंट जो हमारे पास हेयर लॉस की कंसल्टेशन के लिए आ रही है उसमें फीमेल है। अवेयरनेस नहीं है शायद, या फीमेल्स को ये लगता है कि इसका कोई हल नहीं है, बस जनरल बाल टूट रहे हैं, टूटने दें। फिर सोशल स्टिग्मा हमारे पास बहुत है, एक टैबू है कि जी हेयर लॉस हो रहा है, पता नहीं हम किसी को दिखाएं ना दिखाएं। आप टाइमली कंसल्ट करें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रह सकती हैं, ठीक है। अब जितना डिले करेंगे हेयर लॉस के डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को, उतना प्रॉब्लमेटिक होगा। बेसिक इशू डाइट का प्रॉब्लम है या एनवायरनमेंट का इशू है, क्या आप देखते हैं? जेनेटिक अगर है तो जेनेटिक तो आपके जीन्स में है,
बट आपकी डाइट स्पेशली फास्ट फूड, जो लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक रेशियो है कि फास्ट फूड इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ हेयर लॉस, फास्ट फूड इज द कॉज ऑफ हेयर लॉस, जो मैंने एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने देखा है। ओह इट्स ठीक अ है? न्यू थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि यंग जनरेशन में ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं हमारे पास। अब मेरे पास लड़के आते हैं 18 साल 20 साल के, उनका हेयर लॉस हुआ होता है। ठीक है, अब ये हेयर लॉस का पेशेंट आपके पास आता है, आप उसको एक्सेस करते हैं। अब मुझे वो बताएं कि आप रेस्टोरेशन का जो प्रोसेस है, आप पहले मेडिसिन देते हैं या डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट पे जाते हैं, वो किस तरह डिसाइड कैसे होता है? ये हर एक पेशेंट का अलग प्लान बनता है। अगर हमें लगता है कि आगे से बाल चले गए हुए हैं जो रिस्टोर नहीं हो सकते, ठीक है, तो फिर तो ट्रांसप्लांट इज़ द ऑप्शन। ठीक है, या अगर हमें लगता है कि ओवरऑल थिनिंग है, टॉप पे थिनिंग आ रही है, जो कि मेडिकेशन से हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, तो फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट पर डाल देते हैं। या कुछ केसेस इतने एडवांस हेयर लॉस के होते हैं कि हमें लगता है कि अगर हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो शायद ट्रांसप्लांटेड बाल भी ना गिरने लग जाए। ऐसा डोनर एरिया सेलेक्ट कर लिया जो कमज़ोर था या वहाँ पे हेयर लॉस आ रहा था, तो फिर ट्रांसप्लांटेड गिरने के भी चांस होते हैं। ओके, तो उस केस में हम पहले डोनर एरिया को ट्रीट करते हैं। जो मार्केट है, ये रुझान बहुत ज़्यादा बड़ा है ओवर द ईयर्स हेयर ट्रांसप्लांट का या रेस्टोरेशन का, तो वहाँ तो इतना टाइम कोई नहीं लेता। आप गए, डॉक्टर ने 1 हफ्ते के अंदर आपको वो दी अपॉइंटमेंट, आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया एंड डन एंड डस्टेड। अब वो अच्छा हुआ बुरा हुआ, डॉक्टर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। इसीलिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, इसलिए ये बात मैं रिपीटेडली अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, कभी आप मेरे पास ना आए, किसी भी बंदे के पास जाएं, वो क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हो, एटलीस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन हो, और अमेरिकन बोर्ड क्वालिफाइड बंदा हो। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए नहीं बैठा होगा, वो आपको एवेल्युएट करेगा, आपको एक अच्छा मशवरा देगा कि आपको किस स्टेज पे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। 90% मैं ये कहता हूँ मार्केट में क्वैक्स हैं, ठीक है, जो सिर्फ आपको देखे ठीक है जी इतने हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ट्रांसप्लांट इटसेल्फ इज़ अ प्रॉपर स्पेशलिटी। आप एक स्पेशलिस्ट बंदे के पास जाएँ, 10, 15, 20 हज़ार प्राइस डिफरेंस को ना देखें, आप ये देखें कि आपको फ़ायदा किस चीज़ में है, क्योंकि ये आपका सर है, आपके बाल हैं, और ये फॉर लाइफ आपके सर पे रहने हैं। अगर किसी ने बैड हेयर ट्रांसप्लांट किया, किसी की बैड हेयर लाइन बनाई, किसी का अनजस्टिफाइड ट्रांसप्लांट किया, तो सारी उम्र के लिए उसका सिग्नेचर मार्क आपके हेड पे रहेगा। तो हमने देखा मार्केट में कुछ लोग जो डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन नहीं है, इवन दो देर ऑर्थोपेडिक्स, देर BDS डॉक्टर्स, वो भी अपने क्लिनिक्स कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक डेंटल डॉक्टर जो है वो आपके बाल लगाना शुरू कर दे? जो सर्टिफाइड थे डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स, दे आर वो लोग हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपको एलोकेटेड हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड में। फिर HRSP ने अपना एक क्राइटेरिया डिफाइन किया कि इसमें कोई जनरल डॉक्टर भी हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी में हेयर रेस्टोरेशन करना चाहता है, तो उसको हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होना चाहिए, जिसमें कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कांस्टेंट बेसिस पे चल रही होती हैं। हम कंडक्ट करा रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ, कुछ सीनियर दोस्त मेरे साथ हैं वो करवा रहे हैं, कि अगर कोई एक MBBS डॉक्टर भी करवा रहा है तो ही शुड बी अपडेटेड अबाउट द हेयर लॉस प्रोग्रेस, दुनिया में क्या काम हो रहा है, बजाय इसके कि कोई भी उठ के करना शुरू कर दे। सो दिस इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड, और हम इसको करेंगे, हम ये सारे का सारा रेगुलराइज करें। लेकिन एक इशू ये तो है ना मार्केट में कि अब जो करवाने आता है, जो क्लाइंट है या आपका जो पेशेंट है, वो भी ये कहता है कि जो सर्जन है, जैसे आप हैं डॉक्टर बुरहान, एक्सपीरियंस है, एक वास्ट एक्सपीरियंस है, अब बहुत एक्सपेंसिव है। इसके निस्बत हमने देखा है मार्केट में 25-30 हज़ार से हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो जाता है एंड देन इट गोज़ टू 50,000 या 1 लाख रुपए तक। तो वो आपके पास आए तो वो बहुत कॉस्टली है। वो प्राइस जब देखते हैं तो फिर वो उधर चला जाता है। नहीं, प्राइस इटसेल्फ इस एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 25-30 हज़ार या 50 हज़ार जो मैं एक बात है वो ऐसे है कि आप चीज़ें डिस्पोजेबल यूज़ नहीं हो रही, क्वालिटी ऑफ वर्क लो है, एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है। सो जो आजकल सिचुएशन चल रही है, करंट इन्फ्लेशन सिचुएशन चल रही है, आपकी रनिंग कॉस्ट तो पूरी होनी चाहिए उस चीज़ में। ठीक है, और फिर आपकी एक एक्सपर्टाइज अगर कोई बंदा यूज़ करे, दे शुड भी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत हाई चार्ज करें, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट एक क्वालिफाइड बंदे के लिए होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स की। अब एक पेशेंट आता है तो उसमें पहले आप उसे क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो है सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट करना, कुछ ऑरल भी है, इंजेक्ट करना भी है, ये कितनी तरह के ट्रीटमेंट्स वो ले सकता है? हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इटसेल्फ एक प्रोसीजर है। ठीक है, कोई 30-40 ईयर या 50 ईयर से, ऑन एवरेज 40 से 50 ईयर्स से दुनिया में हो रहा है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपके जो हेड के बैक वाले बाल हैं या बियर्ड के या चेस्ट के, वो हम ट्रांसप्लांट करते हैं हेड पे। यानी आप बियर्ड के या चेस्ट के बाल भी सर पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली चॉइस जो हमारे लिए है वो हेड के बाल ही है। लेकिन अगर किसी के हेड के बाल कम हो, ना निकल सकते हो, बहुत थोड़े हो, तो फिर हम बियर्ड के, दाढ़ी के नीचे वाले हिस्से के या चेस्ट के बाल भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बड़ा ऑथेंटिक तरीका इलाज है, लेकिन हर किसी के लिए ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा हम उसी पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि भाई
ट्रांसप्लांट तो हमने कर लिया, जो बाल चले गए थे वो हमने वापस लगा दिए, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर हल नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इसके साथ जो आपका हेयर लॉस चल रहा है वो भी ट्रीट होना चाहिए। ये हमने जहाँ पे हाली एरिया पे लगा दिए, 2 साल बाद तो पेशेंट फिर आएगा, डॉक्टर साहब पीछे वाला एरिया हाली हो गया, तो हम कम से कम उसको ट्रीटमेंट दे के, PRP एडवाइस करके, स्प्रेज एडवाइस करके, मल्टीविटामिन एडवाइस करके हम उसको ये कर सकते हैं कि अगर उसके बाल 2 साल में गिरने हैं तो वो 5 साल निकाल जाए, 6 साल निकाल जाए। दिस इज द मैक्सिमम अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और डर्माटोलॉजिस्ट कैन डू विद हिज पेशेंट। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि जो आपने PRP का जिक्र किया है, व्हाट इज़ दिस PRP? आप क्या चीज़ इसमें इंजेक्ट करते हैं? और अगर कोई शख्स हेयर ट्रांसप्लांट पे नहीं जाता, आप किसी का केस स्टडी करते हैं, उसे सिर्फ आप PRP रिकमेंड कर दें, तो क्या बालों की इससे ग्रोथ होती है या गिरने का अमल स्लो होता है? PRP बहुत कॉमन इस वक्त चल रहा है, हर एवरी अदर पेशेंट आके, बल्कि हर पेशेंट आएगा तो डॉक्टर साहब PRP कर, ठीक है। PRP में आपका ब्लड लिया जाता है, ब्लड जितना ब्लड टेस्ट के लिए देते हैं, कोई 20 ml 2 सिरिंजेस जितना, उसको हम स्पेशल मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं। हेड में लोकल एनेस्थीसिया सुन करने के बाद इंजेक्ट किया जाता है। रिजल्ट्स की रेंज है, कुछ लोगों में ये होता है PRP चंद सेशंस के बाद, रिपीटेड सेशंस के बाद हेयर लॉस वहीं पे स्टैटिक हो जाता है। ठीक है। कुछ लोगों में बालों का डायमीटर बेहतर होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें कुछ नए बाल आ जाते हैं, वो भी टॉप पे, फ्रंट पे नहीं, ठीक है। तो एक रेंज ऑफ रिजल्ट है, हम पेशेंट को पहले गाइड करते हैं कभी इस पूरे स्पेक्ट्रम में तुम कहीं भी फॉल कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके बॉडी के जीन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज है, FUE होता है, FUT होता है और एक हाइब्रिड भी, जैसे आपने जिक्र किया, इनको जरा डिटेल में एक्सप्लेन कर सके कि इनमें क्या डिफरेंस है और बेहतर कौन सा है? FUT में स्ट्रिप ली जाती है, उसके बाद स्टिच होते हैं, ठीक है, और FUE में सिंगल सिंगल बाल निकाला जाता है। तो यही डोनर हेड के बैक से FUE, आपका बियर्ड से FUE होगा, चेस्ट से FUE होगा, लेकिन स्ट्रिप सिर्फ हेड से निकलेगी। ओके, ठीक है। अब जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो लोग कहते हैं, दैट इज द स्ट्रिप, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका हेड का सबसे अच्छे परमानेंट जोन के बाल आते हैं। बट हुआ ये अनफॉर्चुनेटली, जैसे होता है किसी भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, कोई ट्रीटमेंट आती है, कि वो इतना मिसयूज़ होता है कि वो वही अनक्वालिफाइड बंदों के हाथों में इतना मिसयूज़ हुआ कि आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि कोई बंदा शेव कराता है जिसने कोई 10-15 साल पहले ट्रांसप्लांट कराया था, उसका इतना मोटा सा स्कार बना होता है हेड के पीछे, उसको देख के सारे डर जाते हैं भी मैंने तो नहीं कराना, मुझे स्कार बनेगा, ठीक है। तो वो मिसयूज़ हुआ प्रोसीजर। FUE आसान था, क्वैक्स के लिए अडॉप्ट करना ईजी था, तो उन्होंने FUE को सारी मार्केट FUE में कर दी। ओके, ठीक है। सो ये बड़ा एक फैक्टर है कि भाई ये क्यों इतना मशहूर हुआ कि लोगों के लिए करना आसान था। सो इसको रिवाइव करने के लिए हमने ये किया कि हम एक हाइब्रिड लेके आए प्रोसीजर, जिसमें हमने स्ट्रिप का साइज़ भी छोटा किया और FUE भी हमने नंबर ऑफ ग्राफ्ट थोड़े कम किए, कि अगर आपके एक पेशेंट है जिसके हेड से मुझे चाहिए 3000 FUE के ग्राफ्ट, तो मैं बीइंग अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और 12 साल ट्रांसप्लांट करने के बाद मैं सोचूंगा यार 3000 ग्राफ्ट निकल भी आएंगे, ठीक है। तो जो कहते हैं कि जी मैं 5000 ग्राफ्ट निकाल दूंगा, 4000 ग्राफ्ट निकाल दूंगा, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत कोई अच्छा क्लेम नहीं है, ठीक है, या कोई गलत वादा है, गलत बयानी है। गलत बयानी है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आइदर FUE हो या FUT हो, हाँ, 5000 ग्राफ्ट नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। मैंने तो 12 साल में नहीं देखे। कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंट आ जाए, वंस इन अ ब्लू मून, तो उसके कोई 3500-4000 निकल सकते हैं FUE में या FUT में। अच्छा, इसमें जो ये सर्जरी है हेयर ट्रांसप्लांट की, इसमें फेलियर की रेशो कितनी है? फेलियर होता है, अगर कोई ये कहेगा कि नहीं होता तो वो गलत बात करता है, ठीक है। सक्सेस रेट इज़ वेरी वेरी गुड, मोर देन 95%, मोर देन इवन 98%। अच्छा, अब फेलियर का मतलब ये है कि बाल ग्रो नहीं किए, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, डॉक्टर रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर इनएक्सपीरियंस था, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, उसकी स्किन का कोई इशू था, या उसका ग्राफ्ट ही ऐसा था जो ग्रो नहीं कर पा रहा था, स्किन का टेक्सचर ऐसा था, कोई हार्मोनल इशू ऐसा था, या इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी रिलेटेड इशूज़ हो सकते हैं। सो देयर आर इशूज़, 3 लेवल पे इशूज़ हो सकते हैं, डॉक्टर, टेक्नोलॉजी, या उसकी टेक्निक, या उसका जो पैरामेडिक स्टाफ है साथ, और पेशेंट रिलेटेड। तो ऐसे केस में फिर क्या किया जाना चाहिए? कुछ चीज़ों में होता है कि वो रीडू हो सकती हैं, जैसे अगर तो कोई डॉक्टर रिलेटेड इशू है या इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड इशू है, तो रीडू हो के आप दोबारा उसको ट्रांसप्लांट में फिल इन कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की स्किन की कोई इशू है, कोई बीमारी है, कोई डिसीज़ है, तो फिर वो एक मुश्किल केस होता है। अच्छा, पाकिस्तान में एक बड़ा फेमस केस था, पाकिस्तानी मीडिया ड्रामा इंडस्ट्री के एक्टर हैं, उनका हेयर ट्रांसप्लांट वो फेल हुआ एंड देन ही वेंट टू प्लास्टिक सर्जरी। वो इशू क्या था, और इस तरह के और कितने इशूज आपने देखे अपने 12-15 साल में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, जो मेरे से शायद इस इशू को 5-6 साल हो गए, लेकिन अभी तक बहुत हाईलाइटेड है। वो इसलिए है कि अगेन वही बात आ गई कि आपने किस बंदे से ट्रांसप्लांट करवाया, इफ़ यू वाज क्वालिफाइड टू डू दैट ट्रांसप्लांट, ठीक है।
जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं हम कुछ चीज़ें लाजमी चेक करते हैं पेशेंट के ब्लड टेस्ट जो होते हैं, हेपेटाइटिस प्रोफाइल, ब्लड शुगर लेवल्स, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब कोई बंदा अगर डायबिटिक है, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा शुगर वाले का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर। ओके। अगर कोई स्मोकर है और वो ट्रांसप्लांट करा रहा है तो हमें उसको स्मोकिंग को कम करवाना पड़ता है, बाद में ये बंद करवाना पड़ता है। मैं तो एटलीस्ट बंद करवाता हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप स्मोकिंग ना करें, ठीक है। तो इस तरह अच्छी चीज़ तो ये है कि वो आपकी स्मोकिंग भी खत्म हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये 2 फैक्टर्स प्लस हमें ट्रांसप्लांट की हमेशा एक लिमिटेशन है। एक सेशन में कभी भी हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में अगर हम एक सर पे एक मुरब्बा सेंटीमीटर का एरिया बनाएं तो उसमें 35 से 40 ग्राफ्ट्स लग सकते। नेचर ने आपको 70 to 80 दिए हुए, समटाइम्स 100 प्लस भी होते हैं। तो अगर आप इससे ज़्यादा करने की कोशिश करें, स्पेशली डायबिटिक और स्मोकर में, तो फिर स्किन डैमेज होती है। उन साहब में यही केस हुआ था कि एक ओवर एंथुसियास्टिक एक्टिविटी की 70-60 की डेंसिटी पे स्मोकर और डायबिटिक थे जिनको ग्राफ्ट लगाने की कोशिश की, कि नतीजा ये होगा स्किन डेड हो गई, ठीक है। दैट इज़ बाउंड टू हैपन। स्मोकर्स में, डायबिटिक्स में छोटे मोटे पैच बन जाते हैं, लेकिन किसी में ज़्यादा आ गया और वो हाईलाइट हो गया केस। अच्छा, ये तो हेयर ट्रांसप्लांट तो एक लंबा प्रोसेस है। आपने एक सेशन लिया, वो बाल ग्रो होंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी और सेशन भी आप करेंगे। देयर कम सम अदर सोल्यूशन जो पैच सिस्टम है और विग सिस्टम। पहले जो विग था वो पैच के नाम से आ गया हुआ है। हाउ डू यू सी दैट एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट इन हेयर ट्रांसप्लांट प्रोफेशनल, कि वो कैसा एक तरीका है? पैच इटसेल्फ जो हेयर सिस्टम हम उनको कहते हैं, बहुत इवॉल्व हो गए हैं ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। पिछले 30-40 साल में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है पैच सिस्टम में, ठीक है। अब हम पैच 2 से 3 तरह के लोगों को रिकमेंड करते हैं। ओके, तो आप खुद भी करते हैं? मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ, ओके, ठीक है। पहले तो वो लोग हैं कि जो यंग हैं, जिनके थोड़ी बहुत हेयर लॉस है, वो कहते हैं जी मेरा तो फुल थिकनेस चाहिए मुझे एक सेशन में, जो पॉसिबल नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के लिए। तो उनको मैं कहता हूँ भैया पैच लगा लें, क्योंकि हम थिकनेस नहीं दे सकते। लेकिन पैच का इशू ये है कि कई बार उसकी फ्रंट से हेयर लाइन जो है ना वो आर्टिफिशियल फील होती है। ऑल्दो उसका भी हमने एक हाल निकाला, मैं भी उसकी तरफ आता हूँ। दूसरा वो है जिनका हेयर लॉस इतना एग्रेसिव है कि हमें पता है कि हम ट्रांसप्लांटेड बाल भी लगाएंगे तो वो भी गिर जाएंगे, ओके, क्योंकि पीछे से डोनर से हेयर लॉस हो रहा है, उनको हम रिकमेंड करते हैं। तीसरा वो जिनका एरिया इतना ज़्यादा है और डोनर बहुत थोड़ा पीछे, उसके लिए उस केस में भी हम करते हैं। अच्छा, अब जो लोग जिनका हेयर लॉस हमें लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, यंग लड़के हैं, उनको डेंसिटी भी चाहिए, नेचुरल लुक भी चाहिए, तो उनके लिए भी हमने एक कॉम्बो टेक्निक जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम ये करते हैं, हम फ्रंट हेयर लाइन सिर्फ ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको 2 बार ट्रांसप्लांट करके उसको ठीक करते हैं, उसके पीछे हेयर सिस्टम लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि अगर वो बैक कॉम भी करते हैं, नेचुरल हेयर लाइन की लुक आती है उनकी अपनी, और डेंसिटी उनको एक जो है ना वो एक अच्छी डेंसिटी मिल जाती है। बिल्कुल। काफ़ी एक्टर्स आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, इंडियन भी, पाकिस्तानी भी, इस तरह की चीज़ें। तो वो इस तरह करते हैं, यानी उनकी फ्रंट हेयर लाइन जो नेचुरल फील हो रही थी वो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ होता है, बिल्कुल। और पीछे जो बाल हैं वो पैच होता है या हेयर सिस्टम होता है। तो अब हमने इसमें बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब आपका एक सैंपल या एक पेशेंट मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे भी जो फ्रंट एरिया के बाल हैं, हेयर लाइन पीछे जा चुकी हुई है। बट विल यू रिकमेंड टू मी कि मुझे पैच सिस्टम पे जाना चाहिए या मुझे हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना चाहिए? अगेन दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि आपकी क्या चॉइस है। अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो नेचुरल लुक चाहिए, ठीक है, मैं आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट डेंसिटी, आई एम कंसर्न्ड अबाउट नेचुरल लुक। मेरा आउटडोर काम है, मैंने डिफरेंट जगहों पर जाना, तो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि पैच का एक डाउन साइड ये है कि आपको हर 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद उसको उतरवा के मेनटेन करवा के दोबारा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड करूँगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे थिकनेस चाहिए, बहुत एक जो है हीरो लुक चाहिए, देन पैच इज रिकमेंडेड फॉर यू। सो इट इज़ बेसिकली सब्जेक्टिव कि पेशेंट क्या चाह रहा है। बट 90% लोग आके या 95% लोग आके हमसे ट्रांसप्लांट के लिए ही बात करते हैं, ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। तो अभी आप जिस तरीके से एक्सेस करते हैं कि किस एरिया में कितने बाल लगेंगे, हम वो प्रोसीजर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने ऑडियंस को दिखाते हैं किस तरह एक्सेस करते हैं। आप मुझे कुछ एक्सेस करके बताएं। मैं आपको एक हेयर लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, कितना एरिया कर रहे हैं, वो एक जनरल एक मार्कर से आपको मार्क करके मैं दिखा सकता हूँ। तो हम देखते हैं जी डॉक्टर बुरहान मेरे सर पे कितने बाल लगाने के लिए इसकी क्या असेसमेंट देते हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि तरीकेकार होता किस तरह से है। हम इस वक्त एग्जामिनेशन रूम में आ गए हैं। लेट्स सी कि अब मेरा डोनर एरिया जो है वो कितना सपोर्ट करता है और कितने बाल लगेंगे। सो डॉक्टर बुरहान जी, सबसे पहले हम मिस्टर आजम का डोनर एरिया चेक करेंगे। सो आप थोड़ा सा इस साइड पे टर्न करेंगे जी। आपकी एज अभी क्या आजम? 24। ठीक है। सो हेयर लॉस चल रहा है और डोनर में भी थोड़ी सी थिनिंग आ रही है, स्पेशली नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है, जिसको हम रिवर्स थिनिंग कहते हैं। तो उसके लिए हमें जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें विटामिन लेवल्स भी करवाने चाहिए आपके,
कि हम देखेंगे विटामिन डी या आयरन लेवल की वजह से लोअर मार्जिन तो नहीं थिन हो रहा, ठीक है। तो ये टेस्ट में रिपोर्ट में आएगा? ये टेस्ट की रिपोर्ट में जो हम आपको रिकमेंड करेंगे। थोड़ा सा हेड नेक कैसे रखेंगे, ये हम बेसिकली स्ट्रिप के लिए एरिया चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिप निकल भी सकती है कि नहीं, ठीक है। दूसरा अब हम चेक करेंगे कि एक्टिव मार्जिन कहाँ तक आ चुका है आपका हेयर लॉस का। सही। सो ऑल्दो देखने में तो ये क्राउन लग रहा है थोड़ा सा थिन है, बट एक्टिव मार्जिन आपका यहाँ तक, इस पॉइंट तक आ चुका है। सो हमने जो भी डोनर लेना है इस पॉइंट से नीचे से लेना है, ठीक है। और अगर इस केस में हम FUE करेंगे तो मेरे ख्याल से हम 2400 ± 200-300 FUE निकाल सकेंगे। लेकिन अगर हम हाइब्रिड में जाएंगे तो हम एक सेंट्रल स्ट्रिप से कोई 1300-1400 सेंट्रल 11 सेंटीमीटर स्ट्रिप से 1300-1400 फॉलिकल्स वहाँ से लेंगे और कोई 1500 से 1800 FUE से ले सकेंगे। तो हम 3000 ± कहीं पे ग्राफ्ट पे जा सकेंगे और वो हेल्दी ग्राफ्ट होंगे रिलेटिवली, ओके, ठीक है। क्योंकि अगर हम FUE करेंगे तो हमें फिर ये मार्जिन के साथ वाले ग्राफ्ट भी लेने पड़ेंगे जो थिन जोन है, ठीक है। अब आप वापस मेरी तरफ टर्न करें, मैं देखूँगी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास। थोड़ा सा नीचे रखेंगे हेड को। एज 24 है, हेयर लॉस चल रहा है, ठीक है। तो जो हम ट्रांसप्लांट के लिए तो प्लान कर रहे हैं, बट हमें साथ साथ जो है ना हेयर लॉस प्रिवेंशन मेडिसिन स्प्रे, मल्टीविटामिन, PRPs भी करनी चाहिए, ठीक है। बालों का टेक्सचर जो सेंटर में अवेलेबल है ये रफ हो गए हैं, थिन नहीं है बाल, ठीक है। अब 24 में हमने ये देखना है कि फ्यूचर हेयर लॉस की क्या पॉसिबिलिटीज है, कितना होगा। तो इस केस में हम वो सिनेरियो भी माइंड में रखें कि वर्स्ट कम वर्स्ट शायद आप स्टेज 7 पे भी जा सकें, ठीक है, जिसमें सिर्फ साइडों में बाल रह जाते हैं। तो उस केस में हमें हमेशा आपका अगर ट्रांसप्लांट करना है तो फ्रंट हेयर लाइन को थोड़ा सा हाई रखना है, ठीक है, ताकि किसी भी स्टेज पे बुरी ना लगे, और थोड़ा रिसीडिंग पैटर्न के साथ रखना है, ठीक है। और फ्रंट को ही ज़्यादा डांस करना है, फ्रंट को ही फोकस करना है पहले सेशन में। सेकंड सेशन में हम देखेंगे क्या सिचुएशन है, साल, सवा साल, 1.5 साल मिनिमम टाइम होता है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक हेयर लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ तो मार्कर से जी। ये एक रफ सी मैंने हेयर लाइन बनाई है एक आइडिया देने के लिए आपको, ये आप देखें मिरर, ठीक है। बेसिकली हम रिसीडेड पैटर्न रखना चाह रहे हैं, अगर ये कैमरा में भी आ सके, कि हेयर लाइन यंग पेशेंट्स में जिनमें हेयर लॉस चल रहा है थोड़ी सी रिसीडेड ही अच्छी लगती है, ठीक है। ये ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पे बुरी नहीं लगेगी। और हम प्लान करेंगे ट्रांसप्लांट तकरीबन इतने जोन का, जिसमें हमें कोई 2800 से 3000 ग्राफ्ट रिक्वायर्ड होंगे, जो एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन देंगे इनको। तो ये एरिया कितना डेंस होगा? ये आपका जो साइडों वाले बाल हैं यहाँ पे आपकी डेंसिटी अराउंड 75 से 80 है, तो हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं 35 से 40, ठीक है। अभी आपके अपने बाल भी हैं जो कि 10-15 की डेंसिटी में वेरिएबल पड़े हुए हैं। जब तक ये बाल हैं ट्रांसप्लांटेड एक अच्छा वॉल्यूम रहेगा, बट विद टाइम ये चलेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा कम होगा। और ये कितनी देर तक अराउंड मुझे अच्छा वॉल्यूम ले सकता है? 2 साल 3 साल, कब तक? ये कोई भी गेस नहीं कर सकता। इट कैन बी फ्यू वीक्स, इट कैन बी फ्यू मंथ्स, और इट कैन बी फॉर लाइफ, ठीक है। ये आपके जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग। राइट नाउ इस पॉइंट पे जितने भी बाल हैं, प्रोसेस को यहाँ पे स्लो डाउन किया जाता है या रोका जा सकता है? स्लो डाउन किया जा सकता है, वर्ड इज स्लो डाउन। रोका नहीं जा सकता? रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी जेनेटिक कोडिंग है बॉडी में, हेयर लॉस की फैमिलियल पैटर्न है, तो सूनर और लेटर शायद हेयर लॉस होगा ये वाला सारा। तो अब हमारे डॉक्टर बुरहान ने ये अच्छी चीज़ ये बताई है कि मुझे हेड शेव नहीं करना पड़ेगा और इन्हीं बालों में ट्रांसप्लांट हो जाएगा। ये सारी एक्सरसाइज करने का मकसद ये था कि आप ये बेहतर तरीके से जान सकें कि आपने किस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को चूज़ करना है, किस लिए चूज़ करना है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इन चीज़ों को भी आपने कैसे खुद से एक्सेस करना है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट चाहिए या आपको पैच चाहिए, आपकी हेयर लाइन कहाँ पर आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्चुअली इसलिए थी ताकि आप इनसे नॉलेज हासिल कर सकें। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।